हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो आज के इस वीडियो में हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम जो आसियान है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आसियान जो है उसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें साउथ ईस्ट नेशंस जो हैं वो एक मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, उसे हम आसियान कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आसियान का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो टेक अ लुक एट पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। जब भी हम वर्ल्ड के मैप देखते हैं तो हम ये सोचेंगे कि जो कौन सा जो कंट्रीज़ है वो आसियान में आती है। जैसे कि अगर मान लो ये एशिया है, ये पूरा एशिया है, तो इस एशिया में भी जो एशिया का साउथ ईस्ट एशियन पार्ट है, यानी कि इसका साउथ एशिया का साउथ वाला पार्ट और साउथ का भी जो ईस्ट वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, आसियान कहते हैं। इसी में काफ़ी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है जिनके बारे में हम देखेंगे। बिफोर एंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब भी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है जब वो चल रही थी, और उसके पहले की बात करें, उससे पहले की बात और उसके दौरान यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ था, ये रीजन जो है एशिया का रीजन जो है उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। कैसे कॉन्सिक्वेंसेज? जैसे कि कॉलोनियलिज्म जो है उस टाइम पर बढ़ रहा था। अभी कॉलोनियलिज्म क्या होता है, जब भी कोई एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री पर अपना डोमिनेशन दिखाने लग जाती है, और इस दूसरी कंट्रीज़ को, ये वाली जो कंट्री है वो जब पूरे तरीके से इसके ऊपर कब्जा कर लेती है, उसी को हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो इसी तरीके से ये जो एशिया था, एशिया की जो कंट्रीज़ थी उसमें भी क्या हो रहा था, कॉलोनियलिज्म जो है वो बढ़ते जा रहे थे। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया जो है उसको एक कॉलोनी बना लिया था, उसी प्रकार। तो यहाँ पर क्या हो रहे थे, इसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिजल्ट्स हमें दिखाई दे रहे थे। दोनों ही यूरोप और जापान जो है दोनों ही क्या कर रहे थे, अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। जब ये वॉर ख़त्म हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, तो इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, और उसमें से पहली प्रॉब्लम थी नेशन बिल्डिंग की। नेशन कैसे बनाया जाए, किस तरीके से बिल्ड किया जाए। फिर दूसरी क्या प्रॉब्लम थी कि पॉवर्टी जो है वो बहुत बढ़ रही थी। इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड चली गई थी। इकोनॉमिक जो है बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी। एंड दी प्रेशर टू अलाइन विद वन ग्रेट पावर। अब कोल्ड वॉर का टाइम था उस टाइम पर, ठीक है। तो कोल्ड वॉर जब चल रही थी तो तब भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है एशिया की, उसमें एक क्वेश्चन आ रहा था कि हम किस में हम अलाइन हुए। यानी कि जैसे कि यूएसएसआर था और यूएसए था, तो इन दोनों की ही सोल पावर थी। तो या तो यूएसए के पास जाते या यूएसएसआर के पास जाते, यानी कि या तो यूएसए की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते या यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते। तो यहाँ पर इनके ऊपर प्रेशर आ रहा था कि इनमें से एक के साथ अलाइन होना पड़ेगा, अलायंस बनाना पड़ेगा। एंड दिस वॉज अ रेसिपी फॉर कॉन्फ्लिक्ट। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था, विच डी कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया कुड इल अफोर्ड। एफर्ट्स जो हैं आसियान की और थर्ड वर्ल्ड यूनिटी की। अब थर्ड वर्ल्ड यूनिटी क्या है कि एशिया की ऐसी कंट्रीज़ जो किसी भी जो आइडियोलॉजी है उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, तो उन्होंने अपनी एक थर्ड वर्ल्ड यूनिटी जो है उसको क्रिएट कर लिया था। तो आसियान भी एफर्ट्स लगा रहा था, और थर्ड वर्ल्ड यूनिटी जो है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री जो किसी भी अलायंस को नहीं बनाना चाहती थी, तो उसे हम थर्ड वर्ल्ड यूनिटी कहेंगे। जैसे कि बैंडंग कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, नाम जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये वाली चीज़ें जो है वो क्रिएट की जाती है, बट ये भी इनफेक्टिव होती है, और इनसे भी कॉपरेशन जो है वो नहीं बन पाता, इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है। अब क्या होता है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो होती हैं वो आसियान को बना लेती है, आसियान ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है। आसियान मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें आती हैं और कब ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो आसियान जो है वो 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय 5 कंट्रीज़। तो 5 कंट्रीज़ इसमें उस टाइम पर थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो इसे जो है वो मैप में भी दे रखा है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है। ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस,
एंड थाईलैंड। तो ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, 5 कंट्रीज़, लेकिन बाद में 5 और इंक्लूड हुई थी, तो ये 10 बन गई थी। अब आसियान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस लाकर, कल्चरल डेवलपमेंट कर कर। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये था कि रीजनल पीस जो है, शांति बनाए रखना, स्टेबिलिटी लाना, और यहाँ पर जो है किस चीज़ पर बेस्ड होकर, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, तो इन चीज़ों पर बेस्ड होकर रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी लाना, ये यहाँ के ऑब्जेक्टिव थे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। फिर टाइम टू टाइम जो ब्रूनी दरुसलम है, वियतनाम है, लाओ पीडीआर, म्यांमार, कैम्बोडिया, तो इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था, और इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 10 की हो गई थी। अनलाइक ईयू देयर इज लिटिल डिज़ायर। अब देखो, ईयू जो था, यूरोपियन यूनियन जो था, वो तो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता था, लेकिन आसियान में ऐसी बहुत थोड़ी डिज़ायर थी। आसियान कंट्रीज़ जो हैं, उन्होंने आसियान वे को सेलिब्रेट किया। अब ये आसियान वे क्या होता है, ये किस तरीके की इंटरेक्शन होती है जो इनफॉर्मल हो, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट हो एंड कोऑपरेटिव हो, यानी कि इसमें कॉपरेशन जो है उसका पूरा ध्यान रखा जाए। नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा लड़ाई वगैरह ना करे, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो। रिस्पेक्ट ऑफ फॉर नेशनल सोवरेनिटी, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आसियान ने बताई थी कि यहाँ पर जो नेशनल सोवरेनिटी है उसकी भी पूरी रिस्पेक्ट की जाएगी। अब कुछ जो फास्टेस्ट इकोनॉमीज थी पूरे वर्ल्ड में, वो ग्रो हो रही थी, तो आसियान ने भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉड किया, यानी कि बढ़ाया। और इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर्स में 2003 में आसियान जो है उसने ईयू के पाथ को ही फॉलो किया। जैसे ईयू ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, कम्युनिटी बनाई थी, उसी प्रकार आसियान जो है उसने भी 3 कम्युनिटीज़ बनाई, 3 पिलर्स कम्युनिटीज़ बनाई, जिसमें 3 पिलर्स थे। ठीक है, जिसका नाम क्या था, आसियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, जिसको शॉर्ट में याद हम कैसे कर सकते हैं, ASC, यानी कि आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। दूसरा है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, एंड तीसरा है आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। तो ये 3 कम्युनिटी जो है आसियान ने बनाई थी। अब एक एक करके इन तीनों कम्युनिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आसियान का फ्लैग भी दे रखा है, तो इसे भी हम पढ़ सकते हैं, MCQs में पूछा जा सकता है। उसके बाद आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, ASC, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है इस आइडिया पर बेस्ड थी कि जो टेरिटरियल डिस्प्यूट्स होंगे, यानी कि जो टेरिटरीज को लेकर डिस्प्यूट्स होंगे, उसमें हम हथियार नहीं उठाएंगे। और 2003 तक आसियान जो है उसमें काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स आसियान लेकर आया था मेंबर स्टेट्स के लिए। मेंबर स्टेट्स कौन सी होती है, जो आसियान में इंक्लूडेड जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उन्हीं को मेंबर स्टेट्स बोला गया है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स ये लेकर आया था जो पीस को इंश्योर करे, न्यूट्रलिटी लाए, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स। तो ये चीज़ों को इंश्योर करने के लिए आसियान जो है एग्रीमेंट्स लेकर आया। फिर ARF जो है, आसियान रीजनल फॉर्म जो है, उसको भी इस्टेब्लिश किया गया 1994 में। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन लेकर आती है। आसियान जो है अभी भी एक इकोनॉमिक एसोसिएशन की तरह, अगर हम आसियान को पढ़ें तो आसियान रीजन जो है वो वैसे तो छोटी इकनॉमी है, US और EU से अगर हम कंपेयर करें, जापान से कंपेयर करें, लेकिन ये जो इकनॉमी है वो बहुत फास्टर ग्रो हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि US से, EU से या फिर जापान से आगे निकल गई है, बट ये ग्रो हो रही है। एंड दिस अकाउंट फॉर द ग्रोथ इन इट्स इन्फ्लुएंस बोथ इन रीजन एंड बियॉन्ड। अभी इस तरीके से ग्रो हो रही है, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो प्रभाव है, वो इस आसियान रीजन में भी पड़ता है और साथ ही साथ इसके बाहर भी पड़ता है। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के, यानी कि AEC सेकेंड वाली जो कम्युनिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि कॉमन मार्केट क्रिएट करना। अब इकोनॉमिक से रिलेटेड बात हो रही है, इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो रही है, तो मार्केट की बात तो होगी। तो वैसे कॉमन मार्केट बनाना, प्रोडक्शन बेस बनाना आसियान स्टेट्स में, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना, ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो आसियान का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो डिस्प्यूट्स को सेटल करे। तो इसी तरीके से जो आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव करना भी एक ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी का।
आसियान जो है वो फ्री ट्रेड एरिया यानी कि एफटीए पर फोकस करता है। किस चीज़ के लिए? ताकि इन्वेस्टमेंट की जा सके, लेबर एंड सर्विसेज, इन तीनों चीज़ों के लिए एफटीए जो है, फ्री ट्रेड एरिया जो है, उस पर भी आसियान जो है वो फोकस करता है। यूएस एंड चाइना जो है वो ऑलरेडी एफटीएस बना चुके हैं आसियान के साथ। आसियान जो है वो ग्रो हो रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसका एक विजन आता है 2020 का, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है विजन 2020 को लेकर। तो इसका विजन क्या था 2020 का? डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो एक आउटवर्ड लुकिंग रोल दिखाता है आसियान का। आउटवर्ड लुकिंग रोल जो है वो कैसे दिखाता है? क्योंकि आसियान की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं किसी भी रीजन में, तो आसियान हथियार उठाने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि एनकरेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन किया जाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ऐसे ही इसने एक मीडिएटर का काम किया है और जो कैम्बोडियन कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको भी सॉल्व किया है। ईस्ट टिमर क्राइसिस जो है उसको भी सॉल्व किया है। और जो एनुअली ये मिलता भी रहता है, यानी कि हर एक साल में इनकी जो है एक डिस्कशन भी होता है, ताकि अलग अलग जो कॉपरेशन जो है उस पर बेस्ड, कॉपरेशन पर बेस्ड अलग अलग डिस्कशंस भी होते हैं। अब जो प्रेजेंट की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है आसियान की वो बढ़ रही है, ठीक है। इसका इन्फ्लुएंस बना दिया है ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट पार्टनर में। यानी कि जो आसियान है वो ट्रेडर तो बन ही रहा है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी बन रहा है जो एशिया की जो ग्रोइंग इकनॉमीज़ हैं उनके साथ। अब इंडिया और चाइना की भी यहाँ पर बात आती है, तो इंडिया और चाइना के साथ भी इसने जो है इन्वेस्टमेंट पार्टनर चाइना का भी और इंडिया का भी रहा है। और ट्रेडिंग जो है, व्यापार इनके साथ जो है होता रहता है। तो एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन बनाता है। जब कोल्ड वॉर हो रही थी तो उसके दौरान इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसने आसियान पर इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, लेकिन अब के टाइम पर अगर हम देखें तो इंडिया ने काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं। इसने जो है ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है आसियान मेंबर्स के साथ, जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। आसियान का जो एफटीए है, आसियान इंडिया एफटीए, यानी कि आसियान का इंडिया के साथ जो ट्रेड है, फ्री ट्रेड एरिया जो है, वो 2010 में इफेक्ट में आया। आसियान की जो स्ट्रेंथ है, मतलब आसियान इतना ज़्यादा कैसे ग्रो होगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या है वो हम कैसे देखेंगे। क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज़ हैं इंटरेक्शन की, कंसल्टेशन की, कि ये मेंबर स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन करता है, डिस्कशन करता है, एनुअली मीट करता है, और बाकी की जो नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ डिस्कशन करता है। तो ये यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ लाई करती है। ये एक ऐसी रीजनल एसोसिएशन है एशिया में जो एक पॉलिटिकल फॉर्म प्रोवाइड करती है, जहाँ पर एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ जो हैं, आसियान कंट्रीज़ जो हैं, और बाकी की जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, वो आकर मिलती है, अपने पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं उसको डिस्कस भी करती हैं। तो ये हमने पढ़ा आसियान के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम राइज ऑफ चाइनीज़ इकनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको आसियान के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, आसियान में हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले तो हमने इसकी प्रॉब्लम्स देखी, पहले क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी, उसके बाद हमने देखा कि कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी इसने बनाई थी, पिलर्स जिसको कहा जाता है कम्युनिटी पिलर्स। फिर हमने एक एक करके जो आसियान की सिक्योरिटी कम्युनिटी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है, और तीसरी जो सोशल कल्चरल कम्युनिटी है, उनके बारे में हमने इसमें पढ़ा। फिर हमने इंडिया के साथ इसको रिलेट करके देखा कि इंडिया के साथ किस तरीके से ट्रेड करता है, किस तरीके से बढ़ रहा है आगे, और उसके बाद हमने आसियान की स्ट्रेंथ देखी कि किस चीज़ में आसियान की स्ट्रेंथ लाई करती है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम राइज ऑफ एक चाइनीज़ इकनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, चाइना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।